गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल नर्सिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले क्योंकि ये जो चैनल है इट इज़ रिलेटेड टू अ नर्सिंग प्रोफेशन, तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि नर्सिंग के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में डील करेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो इनमें जो भी टॉपिक हैं उनको हम वन बाय वन डील करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं और आगे बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए, और क्योंकि अभी समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं द सेल टॉपिक से स्टार्ट करूँगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, द सेल। सो व्हाट इज़ द सेल? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ और अ बॉडी। मीन्स जो सेल है वो क्या है? वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। विदाउट सेल हमारा बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हर सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं और हर सेल का क्या होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, वो अपने अपने वर्क्स को परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट कहा गया है। देन द नेक्स्ट इज़ फंक्शन ऑफ द सेल। अब सेल का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है? फंक्शन तो देखा कि फंक्शन है, बट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल? सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स बॉडी के एग्जिस्टेंस में जो मेन किसी चीज़ का रोल है वो है सेल। द सेकेंड थिंग इज़ प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। मीन्स हमारे बॉडी को एक प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल। थर्ड थिंग इज़ मूवमेंट। हमारे बॉडी के मूवमेंट में, सिर्फ बॉडी के मूवमेंट में नहीं, इंटरनल मूवमेंट्स हम बोल सकते हैं, जैसे कि हार्मोन्स का एक जगह से दूसरी जगह में जाना, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होना, हमें पेन फील होना, हर चीज़, मतलब हमारे बॉडी की हर वो एक एक्टिविटी, जैसे कि मेरा बोलना, आपका सुनना, इन सभी चीज़ों में हमारे बॉडी सेल्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। देन द फोर्थ थिंग इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उन दोनों ही चीज़ों में सेल्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। देन द फिफ्थ थिंग इज़ सेल मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी रिलीज। सेल की ही हेल्प से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब किसी भी मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होना और फिर उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज़ होना, इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये भी फंक्शन किसके के अंतर्गत आता है? सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। देन सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज़ इनहेरिटेंस। मीन्स सेल की एक क्वालिटी होती है कि वो इनहेरिटेंस होता है। मीन्स इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। इसीलिए हम कहीं ना कहीं अपने फैमिली वालों के जैसे दिखते हैं, क्योंकि सेल के जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। सो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। देन द नेक्स्ट इज़ द सेल। तो यहाँ पर हम कंपोजिशन ऑफ सेल को देखेंगे। तो कंपोज्ड ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज, द न्यूक्लियस एंड द इंक्लूजन्स। मीन्स जो हमारा सेल है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि हमारे बॉडी का एक सेल इन सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म में एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन जो सेल की आउटर लाइनिंग होती है, जो कि सेल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके अंतर्गत 10 ऑर्गेनेलीज, मतलब कि उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज़ पाए जाते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, आगे हम देखेंगे। एंड द न्यूक्लियस, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी इंसान का, किसी भी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ओके। एंड द इंक्लूजन्स, जो भी केमिकल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स, हार्मोन्स जो पाए जाते हैं उन्हें हम इंक्लूजन कह सकते हैं। आपकी जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल और या ह्यूमन सेल। ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सेंटर में जो पोर्शन है वो है न्यूक्लियस का, और इसमें इमेज में उतनी अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं।
Then the next thing is the cell. The cell is the the cytoplasm is the viscous translucent watery material where the organelles are located. मीन्स साइटोप्लाज्म क्या है, एक विस्कस यानी कि एक वाटरी फ्लूइड मटेरियल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, और जहाँ ऑर्गेनेल्स जो स्मॉल बॉडी सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं वो फ्रीली वहाँ पर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और अपने फंक्शन को करते हैं. The cell membrane is a semi-permeable membrane that serves as the boundary separating the cellular structure from the external environment. Means cell membrane क्या है, एक semi-permeable membrane होता है जो कि क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल या फिर एक सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आगे हम देखेंगे ये सारे जो यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम के साथ जो नेम दिखाए जा रहे हैं वो सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इनकी डिफरेंट फंक्शन है जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ. सो द सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके बारे में बताया गया. यहाँ सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि सेलेक्टिव ही चीज़ों को वो परमिट करता है. परमिएबल मीन्स परमिट करना. तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें जो सेल के लिए हेल्पफुल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो सेल के लिए अच्छी नहीं हैं उनको वो एक्सक्रीट करता है. तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है. बायोलिपिड लेयर्स, जो सेल होते हैं वो बायोलिपिड लेयर के होते हैं. सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बायोलिपिड लेयर होते हैं. बायोलिपिड यानी लिपिड मीन्स फैट और ट्राइग्लिसराइड, उसके 2 लेयर सेल मेम्ब्रेन में कंपोज्ड होते हैं. देन द थर्ड थिंग इज़ फंक्शन टू रेगुलेट पासेज ऑफ सब्सटेंसेस. मीन्स क्या काम करता है सेल मेम्ब्रेन का, क्या फंक्शन है, जो भी सब्सटेंस उसके लिए यूज़फुल है उसको वो अंदर परमिट करता है और जो एक्सक्रीशन की जो सब्सटेंस है उसको वो आउटलेट के थ्रू आउट करता है. देन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि फैगोसाइटोसिस, जिसे हम सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं, फिनोसाइटोसिस जिसे हम सेल ड्रिंकिंग बोल सकते हैं, एंडोसाइटोसिस जिसे हम सेल इनगल्फमेंट बोल सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल का एक्सक्रीशन यानी कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म कुछ एक्स्ट्रा और कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल फॉर्म होते हैं सेल में जिनको वो एक्सक्रीट करते हैं. देन द सेल ऑर्गेनेल्स. तो अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम देखेंगे. दिस आर द सेलुलर मेटाबॉलिक यूनिट्स विद स्पेसिफिक फंक्शन मेंटेन द लाइफ ऑफ द बॉडी. मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मेटाबॉलिक यूनिट होते हैं यानी इनके बहुत सारे मेटाबॉलिक रोल होते हैं और यही क्या करते हैं, सेल को मेंटेन करने में यानी सेल की लाइफ को मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं. दिस इंक्लूड, अब क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम्स, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रोसोम्स. सो द फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देख रहे हैं मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम अनदर नेम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंटेन एंजाइम एंड द कॉम्प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ATP. मीन्स इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं. इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया. पावर हाउस जहाँ से हमको पावर सप्लाई होता हो, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को हमारे बॉडी में रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है. ऑल्सो कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA. अब इसमें एक DNA भी प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी बोलते हैं. देन मेटाबॉलिक process occurring in this organelle include Krebs cycle, beta oxidation of fat, यूरिया साइकिल, हेमिसिंथेसिस. मीन्स ये हम फ़िलहाल तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब में और आगे हम वीडियो अगर आप
आप बोलेंगे तो मैं इसमें शेयर करूँगी। तो क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यूरिया साइकिल, हेमिसिंथेसिस, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये सारे जो साइकिल होते हैं ये सब किसके अंतर्गत होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये सारी चीज़ें याद रखें। दिस ऑर्गेनेलिस इज़ मैटरनली इनहेरिटेड, मीन्स मैटरनली मीन्स मदर साइड से इनहेरिट होता है ये ऑर्गेनेली। क्लियर है? देन दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। The endoplasmic reticulum, an extensive network of membrane enclosed tubule. There are two types, means इसके दो टाइप होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is covered with ribosomes, site of protein synthesis. Smooth endoplasmic रेटिकुलम हैज़ नो राइबोसोम, साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। मीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और उसी के अपोजिट में अगर हम देखें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस में, मतलब लिपिड के सिंथेसिस में, लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है। सो ये है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो कि एक सॉलिड फॉर्म में हमको मिल रहा है जिसको हम रफ बोल रहे हैं, और एक हमको स्मूथ फॉर्म में बोल रहा है जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। ये हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन next is ribosome. So what is ribosome? Together with the endoplasmic reticulum, it is the site of protein synthesis, may be found in the cytoplasm and in the mitochondria. They may be free or attached to the endoplasmic reticulum. तो राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये फ्री भी हो सकते हैं या उनसे अटैच भी हो सकते हैं। और ये फॉर्म होते हैं कहाँ से? एक तो जो हमने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो राइबोसोम भी इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और दूसरी बात कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से भी फॉर्म होता है। देयर में भी फ्री और अटैचमेंट्स, ये फ्री भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ गोल्गी एपरेटस। दिस ऑर्गेनेली modifies, concentrate and packages protein. Means Golgi apparatus क्या है? It is a modified concentrates and packages of protein. Means ये भी एक फॉर्म का प्रोटीन है, लेकिन ये थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म का है। कंसनट्रेट्स है इसमें, और ये पैकेजिंग प्रोटीन यानी पैकेज के फॉर्म में होता है हमारे सेल के अंतर्गत। दिस ऑल्सो पैकेजेस एंजाइम इनटू लाइसोसोम। और ये क्या करता है? ये लाइसोसोम को, ये एंजाइम को भी लाइसोसोम में क्या करता है? पैकेज करता है। मीन्स जैसे कि अगर कोई पाउच है तो उसके अंदर, जैसे लाइसोसोम अगर वो पाउच के अकॉर्डिंग या पाउच के जैसा है तो उसके अंदर ये पैकेज करता है एंजाइम्स को। इसीलिए लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में भी देखते हैं या सुने होंगे। देन proteins and enzymes usually are transported from the rough endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. So basically क्या काम करता है? प्रोटीन और एंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है Golgi apparatus. Then the lysosome, these are the membrane limited digestive bodies that contain enzymes that break down foreign or damaged materials. The enzyme digest all materials brought in by phagocytosis. मीन्स ये क्या करता है? डाइजेस्टिव बॉडी होता है। मीन्स ये जो भी फॉरेन बॉडी जो हमारे सेल को डैमेज कर सकता है उसको ये क्या कर लेता है? फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इनगल्फ कर लेता है, यानी उसे ये अपने में ले लेता है, उसे वो किल कर देता है। तो इसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अंडर द सेल इज न्यूक्लियस, बिकॉज द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द सेल मीन्स जो सेल को कंट्रोल करने का जो पावर होता है, जो मेन हेड होता है वो न्यूक्लियस होता है। कंट्रोल सेल ग्रोथ, सेल को कितना ग्रो करना चाहिए और सेल को कब डिस्ट्रॉय करना है वो भी काम सेल का न्यूक्लियस का होता है।
और इट कंटेन डीएनए मीन्स जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कंटेन क्रोमोसोम्स के अंतर्गत आपके डीएनए, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स और नॉन डिवाइडिंग सेल्स भी आते हैं। देन जीन्स, सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी आपके न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। देन अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस स्लाइड पढ़े उन सभी में ये क्या था, सेल्स के बारे में था, मतलब सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में था। अब हम सेल की फिजियोलॉजी देखेंगे। सो पहला थिंग उसके अंतर्गत आता है डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप इसे सिंपल थिंग से याद रख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूट और पार्टिकल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, तो आप पार्टिकल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस इज़ अ पैसिव प्रोसेस, नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स ये कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। देन द सेकेंड थिंग कम्स अंडर द cell physiology is osmosis. So the movement of solvent or water from a diluted solution into a more concentrated solution through a semi-permeable membrane. This pressure that draws water inside the vessel, which is more concentrated, is called osmotic pressure. Means the movement of solvent, मतलब जो भी solvent आप यूज़ कर रहे हैं वो, या हमारे बॉडी में जो भी solvent है या फिर वाटर जो कि एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में है, उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थोड़ा सेमी, मतलब कि उसका मूवमेंट होना सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से, यानी कि जैसे कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर वहाँ से कोई चीज़ मूव आउट हो रही है या उसके अंतर्गत आ रही है, तो ये जो प्रोसेस इसमें होता है उसे हम ऑस्मोस्टिक या ऑस्मोसिस प्रेशर बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिश्यू, लेकिन हम इसके बारे में नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी। और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं और इफ़ेक्टिव तरीके से, और अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। सो नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।